Good morning, everyone. This is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSN College. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास होगा वो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए होगा और यूजी सेमेस्टर 4 का ये पहला क्लास होगा। इस क्लास से पहले मैंने यूजी सेमेस्टर 4 के सिलेबस को डिस्कस किया था अपने लास्ट क्लास में और आज से हम लोग कोर्स के अकॉर्डिंगली जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग पेपर जो 9 है जिसका कोड C9 है और जिसका नाम मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, हिंदी में जिसे आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक या विचारक कहेंगे, का जो पेपर है उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट 1 है जिसमें हमें जो हमारा मॉडर्न पाश्चात्य एक विचारक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारक मैकियावेली, उनके विचारों को आज जानना है और उनके विचारों में विशेषकर ह्यूमन नेचर से संबंधित, मानव स्वभाव से संबंधित जो विचार उन्होंने दिए हैं वो हम देखेंगे। और एक दूसरा विचार जो उन्होंने धर्म से संबंधित, धर्म या नैतिकता से संबंधित जो उनके विचार हैं उनका अध्ययन हम आज के क्लास में करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लासेस में ही बताया था कि किसी भी विचारक को पढ़ने या जानने के लिए उसके जीवन की परिस्थितियों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि विचारों पर जो है उसके समय या जीवन के काल के समय जो परिस्थितियां थीं, जो इन्वायरमेंट था, उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकियावेली का जन्म जो है इटली में, इटली के एक फ्लोरेंस जो शहर है उसमें 1469 में एक संपन्न परिवार में हुआ था। मैकियावेली का जन्म उस काल में हुआ जब इटली पुनर्जागरण, ज्ञान विज्ञान, धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र बिंदु बना हुआ था। इटली में इतने आंदोलनों के बावजूद पूरी इटली पूरी तरह से बिखरा हुआ था। यहाँ अंधविश्वास, धर्म हावी था। फलस्वरूप इससे मैकियावेली ने एक नए चिंतन को जन्म दिया, जिसके योगदान के रूप में उन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता भी स्वीकार किया जाता है। अब इसके बाद ये इनका प्रारंभिक जीवन परिचय था। इसके बाद हम इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड रचनाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो मैकियावेली की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है द प्रिंस, जो 1513 में लिखी गई थी। और जो दूसरी जो महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है वो है डिस्कोर्सेस ऑन टाइटस लिवियस। ये दोनों पुस्तक जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, राजनीति से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और जो डिस्कोर्सेस ऑन टाइटस लिवियस जो पुस्तक है इसकी रचना 1521 में हुई थी। इसके बाद और भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, द आर्ट ऑफ वॉर, लाइफ, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मेंडोरोला, द गोल्डन एश आदि इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस से जो संबंधित जो इनकी प्रारंभ में जो मैंने 2 पुस्तकों की नाम बताई वो है, और जो द प्रिंस
जैसा कि मैंने बताया 1513 में लिखा गया था, परंतु इसका प्रकाशन मैकियावेली के मृत्यु के बाद 1532 में हुआ था। और इस ग्रंथ को काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है, राजनीति के से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक इसको स्वीकार किया गया है, जिसमें धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कही गई है। धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कही गई है। शासन को सर्वश्रेष्ठ करने की बात की गई है और शासन की शक्ति को बढ़ाने की बात की गई है। इस जो पुस्तक है मैकियावेली की द प्रिंस, उस पुस्तक में। और जो दूसरी पुस्तक जिसकी चर्चा मैंने की थी कि डिस्कोर्सेस ऑन टाइटस लिवियस, जो इनकी पुस्तक दूसरी पुस्तक है, यह पुस्तक 1521 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई, जो मैकियावेली की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसमें रोमन इतिहास का विश्लेषण किया गया है और गणतंत्र के समर्थन में विशद वर्णन किया गया है कि किस तरह से जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो अच्छी है और हो सकती है, इसकी चर्चा की गई है। और द प्रिंस और जो द डिस्कोर्सेस ऑन टाइटस लिवियस, जो उनकी पुस्तक है, में घनिष्ठ संबंध है। और एक विद्वान है A.R.M. मरे की जो एक अपनी उनकी प्रसिद्ध एक रचना है द इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो 1950 में लिखी गई थी, में कहा है कि मैकियावेली की इन दोनों रचनाओं को, सिद्धांतों को देखते हुए इसे शासकों के लिए निर्देशक पुस्तिका, मतलब मैनुअल फॉर द गाइडेंस ऑफ रूलर्स, इसको कहा गया है इन दोनों पुस्तकों को मरे के द्वारा। और ये जो इनकी जो मैकियावेली की जो शैली थी, वो मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया है और उनका कहना था कि सभी देशों और कालों में मनुष्य का व्यवहार जैसा रहता है, वह एक ही प्रकार के उद्देश्यों से संचालित होता है तथा उसे एक ही प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। और मैकियावेली के संबंध में जो एक विचारक हैं मैकडोनाल्ड ने कहा है कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक था। और जोन्स महोदय ने भी मैकियावेली के बारे में कहा है कि मैकियावेली राजनीति में शक्तिवाद का प्रथम प्रतिपादक था। और डनिंग के द्वारा इन्हें मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा गया है। तो ये कुछ विचारकों के द्वारा जो मैकियावेली के लिए कुछ बातें कही गई थी, उसकी चर्चा हमने की है। अब हम थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उन्हें क्यों अपने युग का शिशु, जो W.A. डनिंग हैं, उनके द्वारा कहा गया था, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो उनके दो सिद्धांत हमें पढ़ने हैं, देखने हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में और रिलीजन के बारे में उनके क्या विचार थे, उसकी चर्चा हम करेंगे और उनकी आलोचना करेंगे और इस तरह से हम अपना क्लास पूरा करेंगे। तो मैकियावेली अपने युग का शिशु है, ये बात जो है W.A. डनिंग ने अपनी रचना हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंशिएंट एंड मेडाइवल में मैकियावेली के चिंतन का वर्णन करते हुए इस प्रसिद्ध कथन को कहा था कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। इसी का समर्थन करते हुए सेबाइन ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, जो सेबाइन की पुस्तक है, में यह विचार व्यक्त किया है कि इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता है, उतना अधिक कोई नहीं जानता था। ये बात जो है सेबाइन ने अपनी पुस्तक में कही है। यह सच्चाई है कि कोई भी विचारक, चिंतक अपने युग का शिशु होता है,
क्योंकि वे अपने समय एवं परिस्थितियों से प्रभावित होता है और उन काल एवं परिस्थितियों के समस्याओं का निदान करने का प्रयास भी करता है। ठीक उसी प्रकार मैकियावेली भी अपने युग का शिशु था, क्योंकि वह भी समकालीन परिस्थितियों से काफ़ी प्रभावित था। मैकियावेली का पालन पोषण जिस काल में होता है, यह काल और परिस्थितियां दुनिया के लिए काफ़ी उथल पुथल की होती हैं। दुनिया में नित्य नए परिवर्तन हो रहे थे। भौगोलिक खोजें, ज्ञान विज्ञान का विकास, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन आदि घटनाएं बड़ी तेजी से तीव्र गति से हो रहा था, जिन्हें पुनर्जागरण का नाम भी दिया जाता है। और इसका केंद्र बिंदु जो था वो इटली था, जहां मैकियावेली का जन्म हुआ था। अतः यह स्वाभाविक था कि मैकियावेली इन परिवर्तनों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। अतः मैकियावेली ने जो अपनी राजनीतिक चिंतन का विचार दिया है, उन विचारों में इन घटनाओं एवं समस्याओं का प्रभाव देखा जा सकता है। और इसके अलावा जो घटनाएं मैकियावेली को प्रभावित की थीं, उसमें से कुछ घटनाएं थीं जो मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया, उसने मैकियावेली के जीवन को प्रभावित किया। वो हम अब उसकी चर्चा करेंगे। और उस घटना में जो सबसे पहली जो घटना थी, या जो पहला जो एक प्रभावित करने वाला कारक था, वो था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या था? तो इसमें नए ज्ञान और विज्ञान का विकास हुआ। इससे बौद्धिक क्रांति हुई। इसे बौद्धिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मानवीय जो विवेक है, विवेक को स्वीकार किया गया, मानवीय तर्क को स्वीकार किया गया और मानवीय जीवन को और अच्छा बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए गए। धार्मिक सुधार किया गया, औद्योगिक क्रांति हुई, छापे खाने का, प्रिंटिंग प्रेस जिसको कहते हैं, उसका आविष्कार हुआ और पुरानी महत्वपूर्ण पुस्तकों को फिर से छापा गया। जो भी उस समय जो प्राचीन पुस्तकें थी जिसकी प्रिंटिंग नहीं हो पाई थी, छापे खाने के आविष्कार से उन सभी पुस्तकों को प्रिंट किया गया, सुधार किया गया। और संक्षेप में अगर हम कहें तो यह कहें कि पुनर्जागरण जो था एक मानसिक क्रांति था और इसने मानवीय जीवन में एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ और इससे मैकियावेली को काफ़ी प्रभावित किया। और इसका प्रभाव उनके राजनीतिक चिंतन में देखा जा सकता है। चूँकि इटली पुनर्जागरण का केंद्र था, इसलिए इसका प्रभाव मैकियावेली पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मैकियावेली के विचारों को प्रभावित किया, तो वो थी इटालियन समाज का पतन। इटालियन जो समाज था उसका पतन। मैकियावेली के काल में इटली बौद्धिक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की किए हुए था, परंतु इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। चारों ओर इटली में अराजकता थी, फैली हुई थी। इटली के लोगों में कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का अभाव पाया जाता था और भ्रष्टाचार, दलबंदी आदि का बोलबाला था। परिणामतः इटालियन समाज काफ़ी दुर्दशा के दौर से गुजर रहा था और इसके सुधार के लिए मैकियावेली ने अपनी राजनीतिक चिंतन में काफ़ी विशद विवरण किया है और मानव स्वभाव की चर्चा भी की है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, या जो मैकियावेली के विचारों को जो प्रभावित किया या मैकियावेली के जीवन को जो प्रभावित किया, वो कारण था इटली की राजनीतिक फूट। इटली में जो उस समय अराजकता थी और राजनीतिक फूट थी, इसका असर भी मैकियावेली की रचनाओं में देखने को मिलता है।
और उससे प्रभावित था उसके विचार। तो मैकियावेली इटली के राजनीतिक व्यवस्था को देखकर काफ़ी शंकित था और मैकियावेली के जीवन काल में इटली का राष्ट्र संगठन पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। इटली छोटे छोटे 5 स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी। विदेशी आक्रमण हमेशा हुआ करते थे और इटली में जो है वो बार बार ये विदेशी आक्रमण जो करने में सफल हो जाते थे। अतः इटली का एकीकरण के लिए मैकियावेली ने अपनी पुस्तक निरंकुश सरकार एवं शासन की वकालत की है। और जो एक चौथी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो था राष्ट्रीयता की भावना। तो मैकियावेली के समय संसार के सभी देशों में जहां निरंकुश शासन की स्थापना की थी, वहां राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना को अपनाया जा रहा था। और मैकियावेली ने भी इटली में फैली अराजकता, फूट एवं अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए, इटली में एकीकरण को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर निरंकुश शासन एवं सरकार की वकालत की थी। अगली जो घटना थी वो था राजतंत्र का समर्थन। मैकियावेली ने के समय दुनिया में राजतंत्र की सफलता जो थी वो सर्वोच्च शिखर पर थी, चाहे वह फ्रांस का राजतंत्र हो या इंग्लैंड का राजतंत्र हो। सभी जगह जो है एक निरंकुश राजतंत्र जो था की स्थापना के द्वारा शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की गई थी। मैकियावेली भी इससे प्रभावित होकर इटली में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की वकालत करते हैं और यह स्वीकार किया है कि निरंकुश एवं शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की जानी चाहिए। अगली जो बात थी जिसने मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया वो था कि धर्म एवं नैतिकता और राज्य के बीच एक विभाजन रेखा। मैकियावेली के समय चर्च एवं पोप के विरुद्ध आवाज उठने लगी थी। पोपों के विशालमयी जीवन थी उस एवं उनके जो कुकर्मों से लोग जो हैं काफ़ी आघात हुए थे। अतः मैकियावेली ने इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर धर्म एवं नैतिकता को राजनीति से अलग करने की वकालत की थी और उन्होंने यह स्पष्टतः स्वीकार किया कि चर्च का काम धर्म और नैतिकता को बढ़ावा देना है और इसे राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इन दोनों के बीच में एक विभाजन रेखा होनी चाहिए। चर्च और राज्य के बीच में एक विभाजन रेखा खींची जानी चाहिए ताकि शक्तिशाली राष्ट्र राज्य की स्थापना हो सके। अगली जो बात उन्होंने बताई है या जो प्रभावित करता है उनके राजनीतिक विचारों को वो था मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मैकियावेली जो समसामयिक उस समय का इटली में का जो शासक जो था वो था धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी एवं नागरिक को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा था उसने और अपने मानव स्वभाव संबंधी जो उसकी धारणा है में यह स्वीकार किया है कि मनुष्य में कोई भी ईश्वरीय गुण नहीं है और ना ही वह एक नैतिक प्राणी है, बल्कि मनुष्य एक जानवर है जिसको लोमड़ी जैसी चालाकी और शेर जैसी खूंखार प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसमें लोमड़ी जैसी चालाकी और शेर की तरह खूंखार जो है वो या शक्तिशाली जो है प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अतः मनुष्य जो है पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए और तभी मानव स्वभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकियावेली का चिंतन जो है उसके युग में विद्यमान परिस्थितियां जो थीं, परिस्थितियों का उसके चिंतन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है या उसका चिंतन उससे प्रभावित है और इसलिए डनिंग के द्वारा उसे अपने युग का शिशु कहा गया है। तो यही कारण था कि उसे अपने युग का शिशु क्या कहा गया। उसने
जो है धर्म और नैतिकता को अलग करने की बात की, धर्म और चर्च और राज्य को सेपरेट करने की बात की। और जो उस समय की जो तात्कालिक स्थिति थी इटली की, जहाँ पे चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी और जो वहाँ की शासन व्यवस्था जो थी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, उस छोटे छोटे भागों में विभाजित हो चुका था। जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो बार बार उस पर आक्रमण करते थे। और जब पुनर्जागरण हुआ तो इसमें एक नई जो बात हुई, जब प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुई, उससे जो भी प्रिंटिंग के काम होने लगे और उसके कारण जो है समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, जितने भी मैगजीन्स हैं उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। और इन सभी चीज़ों का प्रभाव जो है मैकियावेली के राजनीतिक विचारों में हमें देखने को मिलती है। तो ये था उसका कुछ प्रारंभिक जीवन, उसके जीवन की जो अवस्थाएं थी। जब उसका जन्म हुआ उस समय जो इटली की का जो हालत थी उसकी चर्चा हमने की है। इसके बाद हम लोग उसका दो थॉट पढ़ना है हमें, मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली ने क्या बातें कही हैं, और दूसरा है धर्म के बारे में उसने क्या बात कही है। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मैकियावेली का जो राजनीतिक चिंतन है, मैकियावेली का राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री कोई नहीं था, और वास्तविक में वह एक व्यवहारिक राजनीति को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का उसने सहारा लिया है, एवं उसी के माध्यम से व्यवहारिक राजनीतिक चिंतन को राजनीति विज्ञान में लाने का प्रयास मैकियावेली के द्वारा किया गया है। और उसके जो विचार हैं, राजनीतिक विचार, उसके 3 राजनीतिक विचार हैं। पहला मानव स्वभाव संबंधी विचार, दूसरा राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, और तीसरा मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार, जिसमें हमें ऊपर के 2 जो हैं सिद्धांतों को अपने सिलेबस में के अनुसार इस पेपर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मैकियावेली ने मानव के स्वभाव से संबंधित क्या विचार दिए थे। तो मैकियावेली की नैतिकता, धर्म तथा राजनीति की पारस्परिक संबंध विषयक धारणा और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी विचार पर आधारित है। वस्तुतः मानव स्वभाव संबंधी विचार मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। हालांकि मैकियावेली हॉब्स की तरह मानव स्वभाव के बारे में वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया था, परंतु उन्होंने मानव स्वभाव को उस समय की परिस्थितियों एवं घटना क्रम के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया था। मैकियावेली के मानव संबंधी विचार, मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं, पर उस समय की परिस्थितियों एवं तत्व जो थे वो हावी था, जैसे कि तत्कालीन इटालियन समाज की दुर्दशा, उसके बाद जो संत समाज था उसकी पवित्र जो सेवा, जो संत थे निरोला की हत्या जो हो कर दी गई थी उसका प्रभाव पड़ा था, और अनैतिक साधनों का प्रयोग, पोप जैसे उच्च पदस्थ जो धर्माचारी हैं का चित्रण और चरित्र जो था उसका पतन आदि से, ये सभी जो तत्व हैं वो मैकियावेली के समक्ष मानव स्वभाव का घृणित एवं बुरा पक्ष प्रस्तुत करते थे। तो इसलिए उसका प्रभाव जो है मैकियावेली के विचारों में भी हमें देखने को मिलता है। और मैकियावेली अपने मानव स्वभाव संबंधी धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला दुष्ट होता है। अपनी पुस्तक प्रिंस के 17वें अध्याय में उन्होंने लिखा है कि सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में यह कहा जाता है कि वे जो है कृतज्ञ, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक अपने बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत होंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर होती है। लेकिन जैसे ही ये आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो जाती हैं,
या आपके निकट आती हैं वे अपने विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। इस प्रकार मैकियावेली ने मनुष्य को एक पशु के समान स्वीकार किया है, जिसमें अंतर्निहित सच्चाई नाम मात्र की होती है और मनुष्य के अंदर भय, शांति, अभिमान की प्रेरक शक्तियां हैं। चूंकि मनुष्य पशु के समान होता है, अतः उसमें उसे भय दिखाकर उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मैकियावेली लिखते हैं कि प्रेम और भय ही ऐसी दो शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य से कुछ भी काम कराया जा सकता है तथा उन्हें वश में किया जा सकता है। लेकिन शासकों को भय का सहारा लेना चाहिए ताकि मनुष्य के पशुता पर निरंकुश लगाया जा सके। और यही कारण है कि मैकियावेली अपने मानव स्वभाव संबंधी धारणा में निरंकुश शासन और राजनीति तथा धर्म के पृथक्करण की बात करते हैं, ताकि मनुष्य के इस स्वार्थपरता है जो उसकी है स्वभाव का, और पशुता की जो उसका स्वभाव है, पर पशुता वाली जो उसकी स्वभाव मनुष्य के होते हैं, उन पर जो है वो नियंत्रण रखा जा सके। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकियावेली अपने मानव स्वभाव संबंधी धारणा में मनुष्य को लालची, स्वार्थी एवं पशु के समान स्वीकार करते हैं। उनके इस धारणा से जो निम्नलिखित जो बातें हैं, कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, और वो बातें हैं कि पहला जो उसमें बात समझ में आती है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। तो चूंकि मनुष्य लालची, स्वार्थी होता है एवं इसका आचरण पशुवत होता है, पशु के समान होता है, अतः मैकियावेली ने अरस्तु एवं प्लेटो के विपरीत राज्य को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह मनुष्य के द्वारा निर्मित है ताकि राज्य के द्वारा मनुष्य के व्यवहार पर नियंत्रण लगाया जा सके। अतः मैकियावेली ने के मानव स्वभाव संबंधी धारणा से स्पष्ट होता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात जो है मानव स्वभाव संबंधी धारणा से जो हमारे सामने आती है, वो है निरंकुश शासन में ही शासन की सफलता है। मतलब निरंकुश शासन को उन्होंने अच्छी शासन व्यवस्था मानी है। तो मैकियावेली ने मानव स्वभाव संबंधी धारणा में यह स्पष्ट किया है कि यदि मानव के पशुवत व्यवहार पर नियंत्रण लगाना है तो शासन को निरंकुश होना पड़ेगा, और भय के द्वारा ही मनुष्य मानवीय स्वभाव पर नियंत्रण पा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो उसने बताई है, अगली जो है, इससे पता चलती है उसके मानव स्वभाव संबंधी धारणा से कि राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण करना। तो मैकियावेली ने यह स्वीकार करते हुए कहा है कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी, बूढ़े एवं भ्रष्ट होते हैं, अतः नैतिकता एवं धार्मिक विचारों के द्वारा उन्हें नहीं बदला जा सकता, बल्कि उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कूटनीतिक एवं भय रूपी निरंकुश शासन जो है व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अतः राजनीति और नैतिकता को अलग अलग किया जाना चाहिए। तो ये बातें कही। अगली जो बात इसकी सी विशेषता नज़र आती है वो है कि मानव स्वभाव जो है वो अपरिवर्तनशील है। मैकियावेली ने माना है कि जो मानव का स्वभाव होता है वो अपरिवर्तन, बदलता नहीं है, जो जिस तरह का स्वभाव का होता है वैसा ही होता है। जहाँ प्लेटो और एरिस्टोटल ने मानव स्वभाव में परिवर्तन के लिए नैतिकता एवं शिक्षा की वकालत करते हैं, वहीं मैकियावेली ठीक उनके विपरीत यह स्वीकार करते हैं कि मानव स्वभाव का आचरण जो है वो स्वार्थ, लोभ एवं कपट है और युगों से अपरिवर्तनशील रहा है, जिसे शिक्षा और नैतिकता के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। हालांकि इस पर नियंत्रण शक्ति, दमन एवं भय के द्वारा किया जा सकता है।
तो ये बातें जो है उनके मानव स्वभाव संबंधी जो उनके विचार थे उससे जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, तो हमें ये समझ में आता है कि राज्य जो है एक स्वाभाविक संस्थान नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात समझ में आता है कि निरंकुश शासन में ही शासन जो है वो सफल हो सकती है। मीन्स जो शासक होगा वो निरंकुश होना चाहिए। तीसरा जो है कि जो राजनीति और जो नैतिकता है, इन दोनों के बीच एक विभाजन रेखा होनी चाहिए, और जो मानव का स्वभाव जो है वो अपरिवर्तनशील है। तो ये कुछ बातें उसके मानव स्वभाव संबंधी जो विचार हैं उसका अध्ययन करने से हमें स्पष्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि मानव स्वभाव संबंधी जो उसके विचार है, उसकी कुछ विचारकों के द्वारा उसकी आलोचना की गई है। तो आलोचना किस आधार पे की गई है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहली आलोचना इसकी करते हैं विद्वान, वो इस आधार पे करते हैं कि मैकियावेली ने सिर्फ बुरे स्वभाव की ही चर्चा की है, मानव के अच्छे स्वभाव का कोई जिक्र नहीं करता, अतः उनका विचार एक पक्षीय है। ऐसा नहीं कि मनुष्य बुरे होते हैं, उनमें कुछ अच्छे गुण भी पाए जाते हैं। दूसरी जो आलोचना की गई है कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा थी उस समय के काल एवं परिस्थितियों से प्रभावित थी। जरूरी नहीं है कि ऐसी काल या परिस्थितियां जो हैं वो हमेशा रहें, वो बदले ही ना, तो इसलिए भी इसकी आलोचना की गई है। तीसरी जो आलोचना की गई है कि मानव का स्वभाव जो है वो लोभी, स्वार्थी और लोभी के साथ साथ इसके अंदर जो व्यक्ति के अंदर जो है परोपकार और नैतिक गुण से भी संपन्न होता है, लेकिन मैकियावेली ने उसकी कोई जिक्र नहीं की है, उसके परोपकार के, उसके नैतिक गुण की। वह सिर्फ मात्र उसके एक ही पक्ष की चर्चा करते हैं। अगली जो इसकी आलोचना की गई है कि मैकियावेली ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षा के द्वारा मानवीय स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, बल्कि वास्तविकता यह है कि शिक्षा जो है वो के माध्यम से बुरे बुरे व्यक्तियों को भी एक अच्छा और नैतिक व्यक्ति बनाया जाता है। और ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी हो चुका है कि शिक्षा वो टूल्स है जिसके द्वारा व्यक्ति में मानसिक क्रांति को जागृत करके उसके स्वभाव को, उसके विचार को परिवर्तित किया जा सकता है। अगली जो इसकी आलोचना की गई है कि मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बुरे होने के का कोई विशेष वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया है। मानव बुरा है, ठीक है, मान लिया कि मानव बुरा है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीज़न जो है उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए भी इनकी आलोचना जो है वो की जाती है। तो ये उनके जो मानव स्वभाव संबंधी जो विचार थे, मैंने उनको देखा, उनकी विशेषताओं को देखा और बाद में उसकी हमने आलोचना की। इसके बाद जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें दूसरा विचार पढ़ना है वो है कि धर्म एवं नैतिकता का जो पृथक्करण उन्होंने किया है उसको, ये क्या है, इसको अब समझते हैं हम लोग। तो मैकियावेली का राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन में पहले ऐसे चिंतक थे जिन्होंने राजनीति और धर्म नैतिकता को अलग करने की बात की है और प्रयास किया। हालांकि इससे पहले जो है जो हमारे एक और विचारक थे मार्सिलियो द पोडुआ, उनके द्वारा भी ये प्रयास किया गया था, परंतु वे सफल नहीं हो सके थे। मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पहले राजनीतिक चिंतक होने का गौरव जो है इनको प्राप्त है, और उन्हें ये गौरव इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया है का प्रतिपादन भी किया है। और मध्ययुगीन जो काल था, मेडाइवल जो एज था, की समाप्ति के बाद इन्होंने धर्म और राजनीति को अलग कर वैज्ञानिक तर्कों और तथ्यों के विश्लेषणों को राजनीति में स्थापित किया है, तथा धर्म की जो दकियानुशी बातें थीं, अंधविश्वास को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया था। मैकियावेली ने राजनीति में धर्म और नैतिकता का स्वीकार नहीं किया, और इनके अनुसार राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
उसे एकीकृत एवं शक्तिशाली बनाने के लिए राजा के द्वारा आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के नैतिक एवं अनैतिक, अच्छे और बुरे, वैध और अवैध शासन अपनाए जा सकते हैं। जो भी तरीका है वो अपनाया जा सकता है। और इनकी धारणा है कि राज्य की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए नैतिक विचारों को बाधित नहीं होना चाहिए, उसको बाधित नहीं होने देना चाहिए। और इस प्रकार राजनीति में मैकियावेली धर्म और नैतिकता को अलग करने का प्रयास करते हैं। मैकियावेली अपने शासक को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चतुर बनाना चाहता है, और यही कारण है कि वह अपने राजा के ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का जो ढोंग करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर जो चाहे तो वह उस तरह का ढोंग भी कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और धार्मिक बनाने को भी तत्पर रहना चाहिए। मतलब इस दोनों तरह के गुण जो हैं वो राजा में चाहते हैं, शासक में चाहते हैं कि वो हो, और वो ज़रूरत के अनुसार जो है वो अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए वह स्वीकार करते हैं कि राजा को धोखा और ढोंग करने वाला होना चाहिए, दिखावा करने वाला होना चाहिए। और मैकियावेली ने जिन कारणों से राजनीति को धर्म से अलग किया है उसके कुछ कारण हैं, और उसको अब हम देखेंगे कि जो पहला कारण है जिसकी वजह से राजनीति से उन्होंने धर्म और नैतिकता को अलग करने की बात कही है। तो पहला जो कारण है कि मैकियावेली यूनानी दार्शनिकों की भांति राज्य को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च संस्था माना है, जिसे बचाने के लिए धर्म और नैतिकता से इसे अलग रखना पड़ेगा। दूसरी जो बात वह कहते हैं कि मैकियावेली के समय में राज्य एवं राजनीति पर पोप एवं ईसाईयत जो धर्म था उसका प्रभाव अधिक था, और जिससे राजनीति जो उसकी उद्देश्य थे उससे भटकती जा रही थी। अतः मैकियावेली को यह विश्वास हो गया था कि जब तक राजनीति से धर्म और नैतिकता को सेपरेट नहीं किया जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा, तब तक राजनीति अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने महसूस की कि मैकियावेली एक जो थे यथार्थवादी वैज्ञानिक विचारक थे, जिन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए यह स्वीकार किया है कि यदि राज्य को अपने विदेशी संबंधों को सही रूप से चलाना है तो कूटनीतिक एवं झूठे चालों के द्वारा विदेश नीति को बचाया जा सकता है। अतः वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए नैतिक एवं अनैतिक साधनों को भी अपनाया जा सकता है। अगली जो बात उन्होंने कही है कि मैकियावेली ने राजनीति में शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। अतः मैकियावेली जो है निरंकुश एवं शक्तिशाली शासन की वकालत करना चाहते हैं, जिसे धर्म एवं नैतिकता से अलग करना चाहते हैं। और इस प्रकार हम देखें कि जो मैकियावेली हैं उन्होंने राजनीतिक चिंतन होते हुए जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग बतलाते हुए धर्म और नैतिकता को भी राजनीति से अलग करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ बातें जो थी जो वो धर्म से संबंधित थी और क्यों वो उसको अलग करना चाहते थे इससे संबंधित थी। अब हम देखते हैं इसकी आलोचना कि धर्म जो इसकी आलोचना क्यों और किस प्रकार कैसे की गई है कि धर्म से इसको अलग किया जाना चाहिए। तो मैकियावेली ने जो पहली जो आलोचना जो कि इनके जो ये सिद्धांत है राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक्करण का जो सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, तो मैकियावेली ने राजनीति से धर्म एवं नैतिकता को अलग तो किया, परंतु वह भूल गए कि धर्म एवं नैतिकता से राज्य के नागरिकों को कर्तव्य परायण बनाया जा सकता है। उनको अपने कर्तव्यों को करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है, और उसमें धर्म और नैतिकता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी जो बात उन्होंने कही कि मैकियावेली यह भूल गए हैं कि राज्य का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना है, जिसमें नैतिकता एवं धर्म का उपयुक्त स्थान होता है।
तीसरी जो बात आलोचना इनकी की गई है कि मैकियावेली अपने इस विचार के माध्यम से शासन एवं राज्य को निरंकुश बनाने का प्रयास किया है, जो कि अलोकतांत्रिक है। चौथी जो बात कही गई है, आलोचना की गई है कि आधुनिक समाज में नैतिकता एवं धर्म के बिना राजनीति को नहीं समझा जा सकता, और जिसे मैकियावेली जो है वो भूल गए हैं, उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है। अगली जो तो ये कुछ जो थे उसके उनके जो मैकियावेली के जो हैं वो आपके इसके राजनीति से संबंधित ये जो राजनीति को धर्म एवं नैतिकता से संबंधित जो वो अलग करने की बात की गई है, वो कुछ विचार थे। इसके बाद इसी में इनका जो है जो तीसरा इनका विचार था कि राज्य से संबंधित इन्होंने क्या विचार दिए थे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। वैसे वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन कभी कभी वो लिंक होके क्वेश्चंस में आते हैं, उसको पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे कि उनके जो राजनीतिक विचार के अंतर्गत उन्होंने 3 विचार दिए थे। जिसमें पहला विचार हमने देखा कि जो उनका मानव के स्वभाव से संबंधित क्या विचार था। दूसरा विचार हमने देखा कि राजनीति में कैसे उन्होंने धर्म और नैतिकता को सेपरेट किया, और तीसरा जो विचार था मैकियावेली का, वो राज्य से संबंधित विचार था। तो इस विचार में उन्होंने क्या कहा कि मैकियावेली ने कोई राज्य संबंधी विचार का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियां जो थी को देखते हुए राज्य और समाज को देखते हुए राज्य संबंधी अपने कुछ विचार बताए हैं या बताने का प्रयास किया है, जिसका जिक्र उनकी पुस्तक जो प्रिंस है उसमें मिलता है। मैकियावेली ने राज्य संबंधी विचारों को जो बताए हैं, उसमें सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई है कि राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति के बारे में विचार दिया है। तो वो क्या थे? तो मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति पर अपना स्पष्ट विचार नहीं दिया है, परंतु मानव स्वभाव संबंधी विचारों का जिक्र करते हुए यह कहा है कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है, आर्टिफिशियल संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। राज्य का निर्माण मनुष्य के पशुवत व्यवहार को रोकने के लिए संविदा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है। वहीं राज्य की प्रकृति के बारे में मैकियावेली की स्पष्ट धारणा है कि राज्य एक सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च संस्था है, अतः सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए, अपने आप को राज्य की सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए, तभी राज्य का विकास हो सकता है। दूसरी जो बात उन्होंने बताई है राज्य संबंधी विचार के अंतर्गत कि राज्य के विस्तार की आवश्यकता। मैकियावेली राज्य के निरंतर विस्तार होते रहने की आवश्यकता पर बल देते हैं, स्वीकार करते हैं, और उनके अनुसार राज्य को हमेशा अपने क्षेत्र को बढ़ाते रहना चाहिए। यदि राज्य स्थिर हो जाए एवं सदैव एक ही समान बना रहे तो उसका पतन हो सकता है, जैसा कि रोमन साम्राज्य का हुआ था। अतः राज्य के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर काल के अनुकूल अपने क्षेत्रों में इसमें परिवर्तित किया जा सके, लाया जा सके। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है राज्य संबंधी विचार के अंतर्गत कि राज्यों का वर्गीकरण एवं विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो मैकियावेली ने इटली में जो अव्यवस्था को देखते हुए अपनी पुस्तक प्रिंस में राज्य का वर्गीकरण किया है एवं उन्होंने शासन प्रणालियों के संबंध में जिक्र किया है। मैकियावेली राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली तो नहीं मानता, परंतु वह इटली के लिए राजतंत्र को सबसे उपयुक्त शासन स्वीकार करता है, ताकि इटली का एकीकरण किया जा सके। और उन्होंने अरस्तु की तरह शासन का जो है वो वर्गीकरण करने का प्रयास भी किया है, और उन्होंने सरकार को शुद्ध एवं अशुद्ध 2 रूपों में वर्गीकृत किया है सरकारों को, और इस तरह से वह उनका ये जो वर्गीकरण करते हुए उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें जो शुद्ध रूप है उसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वैध तंत्र
या प्रजातंत्र की बात की है या गणतंत्र की बात की है, और जो अशुद्ध रूप है उसमें तानाशाही, धनिक तंत्र या वर्गतंत्र या प्रजातंत्र को शामिल किया है। तो उपयुक्त जो जो अभी हमने 6 भागों को में प्रजातंत्र को वो सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्था मानते हैं, परंतु यह भी स्वीकार करते हैं कि इटली में राजतंत्र सबसे ज़्यादा अच्छी है या उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि वो एक व्यवहारिक राजनीतिक चिंतक थे और उस समय क्या ज़रूरत थी इटली की, उस आधार पर उन्होंने कहा। उन्होंने प्रजातंत्र को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना, प्रजातंत्र जो है गणतंत्र को, लेकिन उन्होंने उस समय इटली के लिए जो है एक निरंकुश राजतंत्र को ही सही माना है। इस प्रकार उस समय के परिस्थितियों को देखते हुए उनका झुकाव गणतंत्र की ओर तो है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां जो इटली में विद्यमान थी और व्यवस्था जो विद्यमान थी और जो संकट के दौर से इटली उस समय गुजर रहा था, तो ऐसी अवस्था से निपटने के लिए उन्होंने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र की वकालत की थी। इसके बाद उनके जो है संप्रभुता संबंधी विचार थे। तो मैकियावेली ने कहा है कि संप्रभुता शब्द का कहीं भी प्रयोग तो नहीं किया है, परंतु उसने राजा के शक्तियों के संबंध में जो कुछ भी लिखा है अपनी पुस्तक में, उसमें संप्रभुता के संदर्भ में आभास अवश्य होता है। शासन की शक्ति के विखंडन को स्वीकार करते हुए राज्य का एकीकरण शक्तिशाली शासक की वकालत करते हैं, अर्थात एक संप्रभुता की वकालत करते हैं, और इस प्रकार मैकियावेली के विचार में संप्रभुता का आभास पाया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने संप्रभुता का जो है वो पहला आभास जो है वो उसको देखने को मिलता है। विधि, इसके बाद जो अगली चीज़ है इस विचार से संबंधित है कि विधि और विधि निर्माता के संबंध में उनके क्या विचार थे। तो विधि के संबंध में मैकियावेली के विचार अत्यंत ही संकुचित हैं। उनके अनुसार राज्य की स्थापना के साथ साथ ही विधि का निर्माण किया गया, जो विधि लोगों को संधि और समझौतों का परिणाम है। संधि एवं समझौतों के माध्यम से लोगों ने विधि निर्माण की शक्ति शासन और शासक को सौंपी, और इस प्रकार मैकियावेली के अनुसार विधि प्राकृतिक ना होकर एक कृत्रिम है। राज्य एवं शासन के कर्तव्य के बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने अपने राजा एवं शासकों को कुछ बातें बताई हैं, कुछ कर्तव्यों को करने की बात या कर्तव्यों के सिद्धांतों का जिक्र किया है, जिसमें पहला जो है उन्होंने कहा है कि राजा अधिकाधिक जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरा, जो शाम दाम दंड भेद को अपनाकर वह जो है शासन का कार्य करे। उसके बाद जो तीसरी बात कही है उसने राजा के लिए कि उसे शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना चाहिए। जिस तरह शेर जो है शक्तिशाली होता है और लोमड़ी बहुत चतुर होती है, तो शासक को इन दोनों के गुण को अपने अंदर समाहित करके रखना चाहिए। और अगली बात जो उसने कही है कि शासक को कानूनों को कठोरता पूर्वक पालन कराना की शक्ति जो है उसमें होनी चाहिए। अगली जो बात उसने शासक के लिए कही है कि शासक को राज्य के लिए राष्ट्र सेना का भी गठन करना चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि शासक को सैनिक विस्तार एवं युद्ध जैसी स्थिति बनानी चाहिए ताकि राज्य का वो विस्तार कर सके। और उसके बाद उसने कहा कि शासक को भय मुक्त होकर शासन करना चाहिए, और लेकिन घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। उनका आचरण सम्मानपूर्ण होना चाहिए। राजा को मितव्ययी होना चाहिए, फालतू फजूली खर्च नहीं करना चाहिए। उसे कला में साहित्य में रुचि रखनी चाहिए ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। उसे चापलूसों से दूर रहना चाहिए और अपने मंत्रियों एवं अधिकारियों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इस प्रकार मैकियावेली यह स्वीकार करते हैं कि शासक को शक्ति में संतुलन को स्थापित करना चाहिए, और इस प्रकार मैकियावेली ने राज्य संबंधी विचार में यह स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया जा सकता है कि उन्होंने राज्य संबंधी विचार के माध्यम से आधुनिक राजनीति को स्थापित करने का प्रयास किया है।
तो ये उसके राज्य संबंधी विचार थे मैकियावेली के। और उसमें उसने किस तरह से राजा में क्या गुण होने चाहिए, विधि से संबंधित उसके क्या विचार होने चाहिए, संप्रभुता से संबंधित उसके क्या विचार थे, राज्य का विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया था, राज्य की उत्पत्ति, राज्यों का वर्गीकरण, इन सभी विचारों पर अपने बृहद विचार जो है उसने दिए हैं। तो यह था हमारा जो कोर्स था, उसके अंतर्गत जो बताया गया है वो। ये राज्य संबंधी विचार आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन चूंकि इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं या क्या आते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, स्पष्ट करें। तो उसको आप बता सकते हैं। और उसके बाद है कि मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों का उल्लेख करें। मैकियावेली का राजनीति एवं धर्म और नैतिकता से जो प्रतिकरण संबंधी विचार हैं उनकी चर्चा करें। तो और इस तरह से एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतक है कैसे, इसकी व्याख्या करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो उसको आपको आ सकते हैं। और इसमें जो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके बुक के रूप में, जैसे कि उसकी कौन सी बुक थी, कौन सी बुक उसकी राजनीति से संबंधित थी, वो प्रश्न आ सकता है। जन्म कब हुआ आ सकता है। आधुनिक युग का शिशु उसे किसने कहा, ये भी आ सकता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने जो अभी लेक्चर दिया उसके आधार पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई उसका नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली आप जब नेट JRF लेक्चरशिप के लिए तैयार करेंगे, अभी आप यूजी में हैं, लेकिन जब अगर आप पीजी करके लेक्चरशिप बनना चाहते हैं तो उसके लिए जब एक तैयारी करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यह जो था जो मेडाइवल जो युग था, मध्यकालीन विचारक होते हुए, और उस समय इसका जन्म हुआ, इसके विचार आए जब आधुनिक मध्यकाल से आधुनिक काल में जो है वो राजनीति जा रही थी। और इसने राजनीति जो है से, जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया, चर्च को राज्य से अलग करने की बात कही। और इन्हीं विचारों के कारण इसे जो है अपने युग का शिशु या एक नया विचारक देने वाला एक पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक भी है, जिसको मैंने शुरू में ही बताया कि इसको पाश्चात्य जो प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक विचारक जो कहते हैं वो मैकियावेली ही हैं। तो इससे भी प्रश्न आते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी जगह कहीं भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न अवश्य रखें। हम उनको अपने अगले क्लास में उनका उत्तर आपको अवश्य देंगे। और लगातार पढ़ते रहें, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और उसको नोट डाउन करें, नोट बना लें, उसको पढ़ते रहें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज का जो हमारा क्लास हम लोग अब यहीं समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।